दीपावली की रात मैंने अपने बेटे आर्यन और उसकी पत्नी स्नेहा को अपनी योजना पर चर्चा करते हुए सुना। पहला कदम, मेरा हस्ताक्षर लेना। दूसरा कदम, मेरा घर लेना। तीसरा कदम, मुझे एक वृद्धाश्रम में भेजना। उन्हें लगा मैं एक बूढ़ा कमजोर आदमी हूं। वे भूल गए कि मैं क्या करता था। जब वे उस घर में लौटे जिसे वे अपना समझते थे, वहां उनके लिए केवल एक बेचने का साइन और पुलिस का दौरा बचा था। मैं आगे बढ़ने से पहले चाहूंगा कि आप मुझे बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं। आपकी कहानियां और समर्थन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप विश्वास करते हैं कि गरिमा किसी भी उम्र में लड़ने लायक है, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। दिसंबर के पहले हफ्ते का एहसास उस साल कुछ अलग था। मुंबई में ठंड और तेज हो गई थी, और यह उस घर की खिड़कियों के फ्रेम से अंदर घुस रही थी जिसे मैंने अपनी पत्नी कली के साथ बनाया था। यह महाराष्ट्र के चूने के पत्थर और 43 साल की यादों से बना एक घर था। लेकिन मेरी बहू स्नेहा को केवल इसके आकार की चिंता थी। वह उस शाम लिविंग रूम में चल रही थी, फोन उसके कान पर। उसकी आवाज एक चिकनी, आत्मविश्वासी गूंज थी जो इन दीवारों में नहीं होनी चाहिए थी। वह एक इंटीरियर्स डिजाइनर से बात कर रही थी। यह मैंने उसके शब्दों से समझा। उन शब्दों ने मेरे जीवन के कार्य पर पत्थरों की तरह चोट की। यहां की संभावनाएं अच्छी हैं, उसने कहा, लकड़ी के फर्श पर चलते हुए। लेकिन यह सब बहुत पुराना हो गया है। हमें इस पूरे स्थान को खोलना होगा, एक पूर्ण ओपन कॉन्सेप्ट। खाने के कमरे में वह भद्दा वॉलपेपर तुरंत हटाना होगा, और ये फर्श इन्हें पूरी तरह से फिर से बनाना होगा। मैं अपने पुराने चमड़े की कुर्सी पर बैठा था। मेरी गोद में एक किताब खुली थी। पृष्ठ 20 मिनट से नहीं पलटे थे। मैं उस फर्नीचर का एक हिस्सा था जिसे वह बदलने की योजना बना रही थी, एक पुरानी चीज जो अब उसकी आधुनिक सोच में नहीं बैठती थी। उसके हर शब्द ने कली की याद को थोड़ा मिटाया। वह वॉलपेपर जिसे उसने भद्दा कहा था, कली ने खुद चुना था। उसकी आंखें चमक रही थीं जब उसने इसे दीवार पर रखा था, यह कहते हुए कि यह जंगली फूलों के खेत जैसा लगता है। स्नेहा चाहती थी कि फर्श को फिर से बनाया जाए, लेकिन वहां अभी भी हमारे बेटे आर्यन की पहली ट्राइसिकल का हल्का स्कफ मार्क था जो उसने अपने तीसरे जन्मदिन पर बनाया था। मैं आज भी उस दिन कली की हंसी सुन सकता था। स्नेहा के लिए यह एक ऐसी कमी थी जिसे मिटाना था। मेरे लिए यह एक ऐसा निशान था जिसे मैं संजोता था। मैंने अपनी किताब पर ध्यान दिया। मेरी सांसें स्थिर रहीं। मैंने अपने 72 सालों में सीखा था कि सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयां अक्सर पहले मैदान को देखकर जीती जाती हैं। मैं एक रिटायर्ड फोरेंसिक अकाउंटेंट था। मेरा पूरा करियर सच्चाई को खोजने में गुजरा था, जो आंखों के सामने छिपी होती थी, उन कहानियों को डिकोड करते हुए जो संख्याएं और पैटर्न बयां करते थे जब लोग सोचते थे कि कोई नहीं देख रहा। और यहां का पैटर्न धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा था। आर्यन उस समय घर आया, उसका बैग हाथ में था और उसके कंधे दिन भर के बोझ से झुके हुए थे। वह अंदर आया और कमरे का माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो गया। उसने स्नेहा को फोन पर देखा, एक शिकारी जो अपने इलाके को घेर रहा था, और मुझे कोने में एक चुप, अचल पत्थर के रूप में। स्नेहा ने अपनी कॉल समाप्त करते हुए खुशी से कहा, मैं आपको कल फ्लोर प्लान भेज दूंगी। वह आर्यन के पास गई, उसे एक जल्दी सा चुंबन दिया और फिर उसके कान में कुछ फुसफुसाया। मैंने उसके चेहरे पर एक पल के लिए मुझे देखने की झलक देखी, एक झलक जिसमें ग्लानि थी। फिर उसने नजरें हटा लीं। यही उसकी पहचान थी, एक त्वरित नजरें चुराना। यह वही नजर थी जो उसे तब थी जब वह 8 साल का था, और उसने मुझे मनाने की कोशिश की थी कि पड़ोसी की खिड़की अपने आप टूट गई थी। वह मेरी तरफ बढ़ा, अपनी टाई ढीली करते हुए। नमस्ते पापा, उसने पूछा। प्रश्न में कोई गहराई नहीं थी। यह एक स्क्रिप्ट की पंक्ति थी जिसे वो पढ़ने से थक चुका था। शांत था, मैंने उत्तर दिया। मेरी आवाज शांत थी। अच्छा, अच्छा, उसने कहा पहले से ही मुड़ते हुए। हम थोड़ी देर के लिए डिनर से पहले ऊपर जा रहे हैं। उसने प्रतिक्रिया का इंतजार नहीं किया। उसने स्नेहा का पीछा करते हुए सीढ़ियां चढ़ीं, मुझे एक ऐसे सन्नाटे में छोड़ दिया जो किसी भी बहस से ज्यादा जोरदार था।
संदेश स्पष्ट था। अब यह उनका घर था और मैं बस एक किराएदार था जिसका अनुबंध समाप्त होने वाला था। मैंने मैंटल पर कली और मेरे एक फोटो को देखा जो तब लिया गया था जब हम यहां आए थे। हम बहुत युवा थे, एक दूसरे की बाहों में। हमारे चेहरे पर एक भविष्य की चमक थी जिसे हम हमेशा के लिए इन दीवारों के भीतर साझा करने की सोचते थे। ओह कली, मैंने खाली कमरे में फुसफुसाया, तुम विश्वास नहीं करोगी। उस शाम स्नेहा द्वारा धैर्य से परोसे गए बचे हुए खाने के बाद मैं अपने अध्ययन में अपने छोटे से डेस्क पर बैठा। मैंने अपने लैपटॉप को खोला, समाचार पढ़ने की योजना बनाई, लेकिन एक नोटिफिकेशन ने मेरा ध्यान खींचा। मेरे बैंक से एक ईमेल। विषय पंक्ति ने मेरे दिल की धड़कन तेज कर दी। क्रिया आवश्यक जानकारी, आपके आरण आवेदन के लिए सत्यापन। मेरे हाथ जो आमतौर पर स्थिर होते थे, मैं हल्का कंपा था। मैंने कोई आरण नहीं लिया था, मैं कर्ज मुक्त था। मेरा घर पिछले 2 दशकों से झुकता था। मैंने ईमेल खोला। यह धोखाधड़ी रोकने वाले विभाग से एक सामान्य स्वचालित संदेश था जो मुझसे हाल की पुष्टि करने के लिए कह रहा था। एक घर के लिए संपत्ति पर आरण लेने की आवेदन। एक हेलीलॉक। मेरे पूरे पेशेवर जीवन का प्रशिक्षण अचानक सक्रिय हो गया। मेरे मस्तिष्क का वह हिस्सा जो रिटायरमेंट के बाद निष्क्रिय था, अचानक ठंडा और तेज हो गया। मैंने घबराया नहीं, मैंने विश्लेषण करना शुरू किया। मैं उठने वाला था और बैठक में जाकर स्पष्टीकरण मांगने वाला था, लेकिन तभी मैंने उनकी आवाजें सुनी। आर्यन और स्नेहा सोफे पर बैठे थे, उनके सिर एक चमकती हुई टैबलेट के ऊपर निकटता से झुके हुए थे। मैंने स्नेहा की उत्साहित फुसफुसाहट सुनी। देखो प्रिय, यह वुल्फ गैस रेंज और सबजीरो फ्रिज, जब हम वह दीवार हटाएंगे तो यह बिल्कुल सही बैठ जाएगा। आर्यन ने सहमति में कुछ मरमर्ड किया। वे पैसे खर्च कर रहे थे जो उनके पास नहीं थे, और मेरे पेट में एक ठंडी भारी निश्चितता बसी। आरण आवेदन, उनके एक्स्ट्रावेगेंट योजनाएं, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ था। मैंने फिर से ईमेल को देखा। फिर मैंने अपने बेटे को देखा, उस लड़के को जिसे मैंने साइकिल चलाना सिखाया था। वह अब मुझ में आंखें डालने की हिम्मत नहीं रखता था। मैंने लैपटॉप बंद कर दिया। अब आमना सामना करने से उन्हें अपने ट्रैक छुपाने का समय मिलेगा नहीं। एक ऑडिटर कभी अपनी ऑडिट की घोषणा नहीं करता, वह बस अपना काम शुरू करता है। मैं उस रात बिस्तर पर गया, एक शोकाकुल पिता की तरह नहीं, बल्कि एक आदमी की तरह जिसके पास एक मामला हल करने के लिए था। दिवाली की रात ने जबरन खुशी का आवरण ओढ़ लिया। स्नेहा ने घर को ठंडी, न्यूनतम सटीकता के साथ सजाया था। चांदी और सफेद सजावट ने सालों में कली और मैंने इकट्ठा की गई यादों के असंगठित रंगीन संग्रह को बदल दिया। देवदार की खुशबू एक महंगे कृत्रिम दालचीनी मोमबत्ती से ढक गई थी। हम रात के खाने के लिए बैठे, सूखी भुनी मुर्गी और अधिक पकी हुई सब्जियों के साथ। बातचीत बहुत ही सतही थी, जो आर्यन की नौकरी और स्नेहा की नवीनतम रियल एस्टेट सफलताओं के इर्द गिर्द घूम रही थी। उन्होंने मुझे मेरा उपहार दिया। यह एक कश्मीरी स्वेटर था जो बड़ी खूबसूरती से लिपटा हुआ था। मैंने इसे खोला और एक चारकोल ग्रे वी-नेक पाया। यह एक महंगा, सोच समझकर दिया गया उपहार था, एक अजनबी के लिए। मैंने कभी भी वी-नेक नहीं पहना था, यह मेरे बेटे को एक बार पता था। मैंने उन्हें धन्यवाद कहा। मेरा मुस्कान एक मुखौटे की तरह महसूस हो रहा था। उस रात जब घर चुप हो गया था, मैं अपने बिस्तर पर जागता रहा। नींद नहीं आई। मेरे मन में संख्याओं, तारीखों और संदिग्धताओं का घुमाव चल रहा था। सुबह के 2 बजे के करीब मैंने हार मान ली और नीचे पानी पीने के लिए जाने का फैसला किया। घर अंधेरा था, केवल बैठक में दिवाली के पेड़ की रोशनी का मुलायम, बहुरंगी चमक दीवारों पर लंबे नृत्य करते साए डाल रही थी। मैं चुपचाप चला। मेरे कदम हॉलवे में बिछी गलीचे से दब गए थे। जैसे ही मैं सीढ़ियों के नीचे पहुंचा, मैंने आवाजें सुनी, फुसफुसाहटें। ये बैठक से आ रही थीं। आर्यन और स्नेहा सोफे पर थे, अंधेरे में बैठे, केवल पेड़ की रोशनी से रोशन। उन्हें लगा होगा कि मैं गहरी नींद में हूं, एक बूढ़े आदमी की भारी नींद में खोया हुआ। मैं हॉलवे की छायाओं में ठिठक गया, उनकी दृष्टि से बाहर। स्नेहा की आवाज तीखी और जोरदार थी। तुम्हें यह करना है कुडी आर्यन,
यही एकमात्र तरीका है। बस उसे छुट्टियों के बाद पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर पर हस्ताक्षर करने के लिए कहो। उसे बताओ कि यह उसके भले के लिए है। जैसे ही ये हो जाएगा, हम घर की पूरी कीमत का लाभ उठा सकते हैं। हम लेक ट्रेविस जगह के लिए डाउन पेमेंट ले सकते हैं। क्रिसमस के बाद हम उसे ब्रुकडेल ले जाएंगे। मैंने पहले ही दौरा किया है, सब ठीक है। मेरे फेफड़ों से हवा निकल गई। ब्रुकडेल, एक वृद्धाश्रम। आर्यन की आवाज में एक दुर्बलता थी। स्नेहा, मुझे नहीं पता। यह मेरे पिता का घर है। यह हमारा घर होगा। स्नेहा ने अपनी फुसफुसाहट को एक कोड़े की तरह फटकारा। वह भ्रमित हो रहा है, आर्यन। वह यह भी नहीं समझेगा कि वह किस पर हस्ताक्षर कर रहा है। यह हमारे पास एकमात्र मौका है कि हम वह जीवन पा सकें जिसके हम हकदार हैं। हम नरम लेकिन दृढ़ होंगे। हम क्रिसमस के बाद उसे बाहर निकाल देंगे। वह शब्द मौन हवा में लटक गए। बाहर निकाल देंगे, न कि उसे कहीं और ले जाएंगे, न कि उसे नया स्थान ढूंढ कर देंगे। बाहर निकाल देंगे। मैं वहां अंधेरे में खड़ा था और मेरे अंदर कुछ बदल गया। यह गुस्से का चटकना नहीं था। यह एक ताले का ठंडा साफ क्लिक था जो अपनी जगह पर गिरता है। मेरे जीवन का धुंधला चित्र अब तेज निर्दयता से स्पष्ट हो गया था। सोफे पर बैठा आदमी वह नहीं था जिसे मैंने पाला था। उसके पास बैठी औरत एक अजनबी थी जिसने मुझे एक बाधा के रूप में देखा। मेरा दिल एक स्थिर, भारी धड़कन के साथ धड़क रहा था। वहां कोई डर नहीं था, वहां कोई उदासी नहीं थी, केवल एक गहरा और भयानक स्पष्टता थी। मैं सीढ़ियों पर वापस नहीं गया। मैंने कोई आवाज नहीं की। मैंने एक पुराने घड़ी की जानबूझकर चुप्पी से मुड़कर अपने कमरे में वापस चला गया। मैंने अपने दरवाजे को बिना आवाज किए बंद किया और खिड़की की ओर मुड़कर आराम कुर्सी पर बैठ गया। लड़ाई खत्म हो गई थी। युद्ध अब भी शुरू हुआ था। वह हिस्सा जो एक धैर्यवान, शोकाकुल पिता था, चला गया। उसकी जगह वह आदमी आ गया जो मैं पहले हुआ करता था। वह आदमी जो 1,00,000 पृष्ठों की किताब में एक धोखाधड़ी संख्या खोज सकता था। वह आदमी जो समझता था कि असली न्याय वही है जो आप स्वयं बनाते हैं, एक अदृश्य सबूत के एक टुकड़े के साथ। उन्होंने अपनी चाल चली। अब मेरी बारी थी। 26 दिसंबर की सुबह। सुबह का समय था। आसमान में हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। घर में त्योहार की यादें बिखरी हुई थीं। कोने में एक कूड़ेदान से फटे हुए उपहारों का कागज बाहर निकल रहा था और फर्श पर कुछ सूखे पाइन के पत्ते बिखरे हुए थे। चारों ओर एक गहरी चुप्पी थी। मैंने उनकी आवाजें सुनी, लेकिन उन्हें देखा नहीं। स्नेहा उपहार वापस करने की बात कर रही थी। उसकी आवाज में चिढ़ और तीखापन था। आर्यन के उत्तर थकावट भरे मर्मर्स थे। वे नीचे की सीढ़ियां उतर रहे थे। नए कोट पहने हुए उनके चेहरे पर खरीदारी के लिए दृढ़ संकल्प था। आर्यन दरवाजे पर रुका। हम आउटलेट जा रहे हैं पापा, उसने कहा मेरी आंखों से नजरें चुराते हुए। कुछ कुछ बड़ी सेल्स हैं। हम शायद पूरे दिन बाहर रहेंगे। ठीक है बेटे, मैंने कहा अखबार से ध्यान हटाते हुए, जिसे मैं पढ़ नहीं रहा था। सुरक्षित ड्राइव करना। स्नेहा पहले से ही इंपेशेंटली अपने पैरों को चलाती हुई पोर्च पर खड़ी थी। चलो आर्यन, हमें ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा। उसने मुझे एक आखिरी नजर से देखा जिसमें एक ऐसी भावना थी जिसे मैं पहचान नहीं पाया, शायद अपराध बोध या थकावट। और फिर वे चले गए। मैंने उनकी कार की आवाज सुनी। इंजन की गड़गड़ाहट थोड़ी तेज थी जब उनकी गाड़ी गीली कंक्रीट पर चलने लगी। फिर एक गहरी गहरी चुप्पी थी, जैसे घर फिर से सांस ले रहा हो। यह पहला मौका था जब मैं सच में अकेला था, जब मैंने उनकी योजना सुनी थी। यह चुप्पी एक खामोशी नहीं थी, यह सोचने की जगह थी, कार्य करने की जगह। मैंने अखबार को व्यवस्थित तरीके से मोड़ा और कॉफी टेबल पर रख दिया। मैं अपने अध्ययन में गया, वो छोटी सी जगह जहां कली और मैंने लगभग 50 वर्षों तक अपने खर्चों का हिसाब रखा और छुट्टियों की योजना बनाई। मैंने किताबों की अलमारी से एक छोटी चमड़े की पता पुस्तिका निकाली। चमड़ा स्पाइन पर फटा हुआ था और पन्नों के किनारे नरम और घिसे हुए थे। यह दोस्तों और परिवार के नामों से भरी हुई थी, जिनमें से कुछ अब हमारे साथ नहीं थे। अंदर की लिखावट में मेरे साफ अक्षरों और कली की सुगंधित लिपि का मिश्रण था। मैंने पन्ने पलटे।
जो मेरे जीवन के रिश्तों की एक चुपचाप चलने वाली परेड थी, जब तक मैंने वह नाम नहीं पाया जिसकी मुझे तलाश थी, जो मैंने सालों पहले अपने हाथ से लिखा था। डेविड चेन। मैंने अपने डेस्क के कुर्सी पर बैठ गया। पुराना चमड़ा मेरे वजन के नीचे का रहा था और नंबर डायल किया। यह 3 बार बजा। फिर एक स्पष्ट और आत्मविश्वासी आवाज ने जवाब दिया, डेविड चेन। डेविड, मैंने कहा, मैं लियो पेत्रो हूं। उसकी आवाज में पेशेवरता तुरंत नरम हो गई और एक सच्ची गर्मी से भर गई। लियो, आपसे सुनकर अच्छा लगा। कैसे हैं आप? आपका दिवाली कैसा रहा? यह रोशन था। डेविड, आपका परिवार कैसे है? सारा और बच्चे कैसे हैं? वे अच्छे हैं। पूछने के लिए धन्यवाद। बच्चे अभी भी सभी उपहारों से उत्साहित हैं। आप जानते हैं कैसे होता है? मैं जानता हूं, मैंने कहा, और मेरे होंठों पर पहली बार दिनों में एक सच्ची मुस्कान आई। आप जानते हैं डेविड, आज यहां बारिश हो रही है, एक धीरे धीरे गिरती हुई बारिश। यह मुझे उस बड़ी आंधी की याद दिलाता है जो अंटांडेट में आई थी, वह जो मेरी छत से दर्जनों टाइल्स उड़ा ले गई थी। डेविड ने हंसते हुए कहा, मुझे याद है, मेरे पिता अगले ही सुबह आपकी छत पर थे। मैं 16 साल का था और उन्होंने मुझे वहां ऊपर खींच लिया था मदद करने के लिए। क्या उन्होंने? मैंने धीमी आवाज में कहा। उन्होंने इसके लिए एक पैसे का भी नहीं लिया। मैंने उन्हें पैसे देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपना सिर हिलाया और कहा, ऐसा ही पड़ोसी करते हैं लियो। आपके पिता एक अच्छे आदमी थे डेविड। आपने उनका दिल पाया। मैंने वह दिन देखा जब आप बार परीक्षा पास कर रहे थे। मैं उस ऑडिटोरियम के पीछे बैठा था, और जब आपका नाम पुकारा गया, आपके चेहरे पर जो भाव था, आपके पिता को आप पर गर्व होता। दूसरी तरफ एक पल की चुप्पी थी, और जब डेविड ने फिर से बोलना शुरू किया, उसकी आवाज में भावुकता थी। धन्यवाद लियो, इसका मेरे लिए बहुत कम मतलब है। मैंने एक गहरी सांस ली। अब औपचारिकताएं खत्म हो गई थीं। अब काम करने का समय था। डेविड, मैंने कहा, मेरी आवाज में बदलाव आया, उसका नॉस्टैल्जिया गर्मी खोते हुए और एक नए गंभीरता से भरते हुए। मुझे आपकी सेवाओं की आवश्यकता है। परिवर्तन तुरंत हुआ। डेविड की आवाज में गर्मी के स्थान पर एक तेज पेशेवर ध्यान था। बिल्कुल लियो, सब ठीक है? नहीं, मैंने सरलता से कहा। कुछ हुआ है? दिवाली की रात मैंने अपने बेटे और उसकी पत्नी के बीच एक बातचीत सुनी। उन्हें लगता है कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं। उनके पास एक योजना है कि मैं पावर ऑफ अटॉर्नी पर हस्ताक्षर करूं, अपने घर को अपने खुद के व्यवसायों के लिए बंधक बनाऊं, और फिर मुझे एक सहायक जीवन केंद्र में भेज दें। मैंने सुनी गई बातचीत को बताया, न कि एक धोखाबाज पिता की भावनाओं के साथ, बल्कि एक लेखाकार की ठंडे हिसाब किताब के साथ। मैंने उसे हर एक शब्द बताया जो मुझे याद था। जब मैंने खत्म किया तो दूसरी ओर की चुप्पी भारी थी। मैं लगभग डेविड के आश्चर्य और उसके मुंह पर विश्वास के बीच की लड़ाई को महसूस कर सकता था। लियो, उसने आखिरकार कहा। उसकी आवाज कसी हुई थी। क्या आप पूरी तरह से सुनिश्चित हैं? क्या कोई गलतफहमी हो सकती है? आर्यन आपसे प्यार करता है। उस जीवन का विचार जिसे उसने कमाया नहीं था, मैंने धीरे से उसे सही किया, और उसकी पत्नी ने उसे वह रास्ता दिखाया है जिसे वह मानती है कि इसे पाने का सबसे तेज तरीका है। और हां, मुझे यकीन है कि और भी बहुत कुछ है। मुझे अपने बैंक से एक ईमेल मिला जिसमें एक हेलियोक आवेदन के बारे में बताया गया था जिसे मैंने कभी नहीं बनाया। बस इतना ही। उसके अविश्वास का बांध टूट गया और फोन पर ठंडी गुस्से की लहर आई। उन्होंने एक धोखाधड़ी आरण आवेदन के बारे में बताया। लियो, यह एक संघीय अपराध है। इसकी हिम्मत, यह पूर्ण रूप से पेट को मरोड़ने वाला अपमान। मैं उसे अपने कार्यालय में टहलते हुए सुन सकता था। उसका नियंत्रित वकील स्वर पूरी तरह से गायब हो गया था और एक आदमी की क्रोध से भरपूर स्थिति में बदल गया जो अपने परिवार की रक्षा कर रहा था। क्योंकि मेरे लिए डेविड मैं परिवार था, और इसी वजह से मुझे उसे किनारे से खींचना था। गुस्सा एक लग्जरी है जिसे हम अभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। डेविड, मैंने कहा। मेरी आवाज शांत और स्थिर थी, जो उसके गुस्से को काट रही थी। गुस्सा गलतियां करता है। यह भावनात्मक होता है, यह गंदगी छोड़ता है। हम कोई गलतियां नहीं करने वाले हैं। हम भावुक नहीं होने वाले हैं। यह एक खाता है डेविड,
एक जटिल खाता जिसमें छिपे कॉलम और झूठी प्रविष्टियां हैं। अब से हमारा हर कदम सटीक होना चाहिए, यह गणितीय होना चाहिए और यह अटूट होना चाहिए। मुझे अभी एक पेशेवर की जरूरत है, न कि सिर्फ एक गुस्साए दोस्त की। क्या आप मेरे लिए ऐसा कर सकते हैं? एक और पल था। मैंने उसे गहरी सांस लेते हुए सुना। जब उसने फिर से बोला तो उसमें आग नहीं थी, बल्कि बर्फ थी। हाँ लेओ, हाँ मैं कर सकता हूं। मुझे खेद है, आप सही हैं। चलिए इस समस्या पर काम करते हैं। आपको मुझसे क्या चाहिए? मैंने कहा, मुझे अपने सभी वित्तीय रिकॉर्ड का एक पूरा समीक्षात्मक अवलोकन चाहिए। मेरे खाते, मेरा क्रेडिट, सब कुछ। मुझे संदेह है कि हेलियोक्स सिर्फ हिमशैल का सिरा है। मुझे यह जानने की जरूरत है कि उन्होंने वास्तव में क्या किया है। समझा, डेविड ने कहा, और मैंने उसे कीबोर्ड पर टाइप करते हुए हल्की आवाज सुनी। पहला कदम, हमें एक सीमित पावर ऑफ अटॉर्नी की आवश्यकता है जो मुझे आपके नाम पर उन वित्तीय रिकॉर्डों तक पहुंचने की शक्ति देता है। हम इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर सकते हैं। मैं इसे तैयार करूंगा और 1 घंटे के भीतर आपको ईमेल कर दूंगा। हमें यह देखना होगा कि उन्होंने आपके नाम पर क्या किया है। ठीक है, मैंने कहा। दूसरा कदम क्या है? दूसरा कदम सुरक्षा है। डेविड की आवाज दृढ़ थी। वे घर के पीछे हैं। यही उनका बड़ा इनाम है। हमें आपकी प्राथमिक संपत्ति की सुरक्षा करनी होगी और हमें इसे तुरंत करना होगा, इससे पहले कि वे कोई और कदम उठाए। हमें इसे धोखाधड़ी के किसी और प्रयास से बचाना होगा। हमें इस पर कार्य करना होगा इससे पहले कि उन्हें पता चले कि आप उनके प्रति सतर्क हैं। मैंने खिड़की के बाहर बारिश में भीगे लॉन पर नजर डाली, उस विशाल ओक के पेड़ पर जो कली और मैंने एक पौधे के रूप में लगाया था। आप क्या सुझाव दे रहे हैं, डेविड? मैं सुझाव दे रहा हूं कि हम उनके बोर्ड को उनसे ले लें। लेओ, उसने कहा। उसकी आवाज अब ठंडी रणनीतिक ऊर्जा से भरी हुई थी। वे सोचते हैं कि वे आपकी रानी लेने वाले हैं। अब समय है उन्हें यह दिखाने का कि वे चेस खेल रहे हैं जबकि आपने चेकर्स खेला है। एक योजना बनने लगी, कदमों और प्रतिक्रमों की एक श्रृंखला, कानूनी दीवारों और वित्तीय जालों की। यह एक जटिल और खतरनाक रणनीति थी, लेकिन 3 वर्षों में पहली बार जब से कली का निधन हुआ, मुझे एक उद्देश्य का अनुभव हुआ। वह शोक जो मेरे मन में भारी कोहरा बन गया था, अब गायब हो रहा था, एक आदमी की तेज और स्पष्ट दृष्टि से जो एक आखिरी महत्वपूर्ण काम करने वाला था। मुझे दस्तावेज भेजें, डेविड, मैंने कहा। चलो काम पर लगते हैं। जैसे ही डेविड से इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज आए, मैंने काम करना शुरू किया। मेरा अध्ययन, जो कभी शांत पढ़ाई और चिंतन का स्थान था, फिर से उस रूप में बदल गया जो हमेशा होना था, एक फॉरेंसिक अकाउंटेंट का कार्यालय। बारिश रुक गई थी और बाहर की दुनिया ग्रे रंगों में धुल गई थी। यह संख्याओं की काली और सफेद स्पष्टता के लिए एक उत्तम कैनवास था। संख्याओं में एक सच्चाई है जिसे लोग कभी दोहरा नहीं सकते। वे झूठ नहीं बोलते, वे भावनात्मक नहीं होते और वे भूलते नहीं हैं। मेरे बेटे और उसकी पत्नी ने यह भूल गए थे कि मैंने अपनी जिंदगी इस अडिग सत्य की दुनिया में बिताई है। मैंने अपने प्राथमिक बैंक खाते में लॉग इन किया। मेरी अंगुलियां कीबोर्ड पर बिना किसी मेहनत के चलीं। वर्षों से मेरा काम था कंपनियों के जटिल वित्तीय इतिहास में खुदाई करना, एक गलत दशमलव बिंदु या एक चालाकी से छिपे खाते को ढूंढना जो एक पूरे भ्रष्ट उद्यम को धराशायी कर सकता था। मैंने डेटा के महासागरों को नेविगेट किया है। यह एक छोटे तालाब को नेविगेट करने जैसा होगा, लेकिन यह एक तालाब है जिसमें नीचे एक दानव छिपा है। मैंने अपने मुख्य खातों से शुरुआत नहीं की। ऑडिट का काम ऐसा नहीं होता। आप किनारों पर शुरू करते हैं जहां लोग लापरवाह हो जाते हैं। मैंने पहले अपने ऊपर एक पूरा क्रेडिट रिपोर्ट चलाया। मैं अपने मोर्टगेज की परिचित लाइनों के माध्यम से स्क्रॉल कर रहा था जो पूरी तरह से चुकता हो चुका था। मेरा एक क्रेडिट कार्ड जिसका संतुलन भी हर महीने चुकता होता था। और फिर मैंने इसे देखा 6 महीने पहले, एक कठिन जांच एक दूसरे आरणदाता से जिसका मैंने कभी नाम नहीं सुना था। यह एक डीला धागा था। मैंने खींचना शुरू किया।
कुछ और क्लिक, कुछ और पासवर्ड दर्ज हुए। मुझे एक ऐसे सिस्टम में डाल दिया गया था जो अभी भी मुझे अपना मालिक मानता था, और मैंने स्रोत का पता लगाया। यह एक होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट थी। मेरे घर की पूरी कीमत के खिलाफ $150,000 का एक हेलो खोला गया था। मेरा घर, वह घर जिसमें कली और मैंने अपनी आत्मा डाल दी थी, अब एक ऐसे एटीएम के रूप में इस्तेमाल हो रहा था जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा था। मेरे सीने में एक ठंडक फैल गई, लेकिन यह डर की ठंडक नहीं थी। यह प्रयोगशाला की ठंडक थी, शुद्ध, निस्वार्थ तथ्य की बर्फीली ठंडक। लेकिन मुझे कागजात की जरूरत थी, मुझे पन्ने पर स्याही की जरूरत थी। मैंने फोन उठाया और ऋणदाता की ग्राहक सेवा लाइन डायल की। जब एक खुशमिजाज युवा महिला ने फोन उठाया तो मैंने अपनी आवाज को उनके अपेक्षित स्वर में लाने की कोशिश की, एक बुजुर्ग आदमी की तरह जो थोड़ा कमजोर, थोड़ा उलझन में, लेकिन विनम्र था। नमस्ते मेरी प्यारी, मैंने शुरू किया। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मदद कर सकती हैं। मैं अपने कागजात को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहा हूं। आप जानती हैं, मेरी उम्र में ऐसा होता है। मेरा बेटा इन चीजों में मेरी मदद करता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने एक छोटे से आरण के लिए मूल दस्तावेज खो दिए हैं। क्या आप कृपया मेरे रिकॉर्ड के लिए इसकी एक प्रति मुझे ईमेल कर सकती हैं? मैंने उसे खाता संख्या दी। वह मदद करने के लिए खुश थी। 1 मिनट बाद मेरे इनबॉक्स में एक पीडीएफ अटैचमेंट के साथ ईमेल आया। मैंने उसका आभार व्यक्त किया और फोन रख दिया। मैंने एक धीमा, स्थिर श्वास लिया और फाइल खोली। दस्तावेज पन्ना दर पन्ना लोड हुआ और फिर पृष्ठ 4 पर मैंने इसे देखा। मेरा हस्ताक्षर, या जो मेरे हस्ताक्षर के रूप में होना चाहिए था, मेरे प्रिंटेड नाम के ऊपर की लाइन पर। मैंने उसे घूरा। एक अजनबी के लिए यह सही नजर आता, एक बैंक टेलर के लिए यह निर्दोष था, लेकिन मेरे लिए यह एक विकृत चित्रण था। मैंने 72 वर्षों से अपने नाम पर हस्ताक्षर किए हैं। मुझे इसका रिदम, इसकी आदतें पता हैं। मेरे लैल का लूप हमेशा ऊपर से थोड़ा छपटा होता है, यह पूरी तरह से गोल था। मेरे टी पर क्रॉस हमेशा थोड़ा नीचा होता है, यह पूरी तरह से केंद्रित था। यह मेरे नाम की एक सावधानीपूर्वक निर्जीव नकल थी, एक ठंडी हृदय से बनाई गई जालसाजी। यह एक आत्मा का हस्ताक्षर था। अब जब मेरे पास खाता विवरण और जालसाजी का सबूत था, अंतिम कदम था पैसे का पता लगाना। यह वह हिस्सा था जो मुझे हमेशा सबसे अधिक प्रकट करने वाला लगता था। लोग अपनी नीयत के बारे में झूठ बोल सकते हैं, लेकिन उनके बैंक स्टेटमेंट सच दिखाते हैं। मैंने हेलो के लेन देन का इतिहास एक्सेस किया। पिछले 6 महीनों की कहानी मेरी स्क्रीन पर बिखर गई। लालच और धोखे की एक सूची। 6 महीने पहले का पहला निकासी $45,000 सीधे उत्तर मुंबई के एक BMW डीलरशिप में ट्रांसफर किया गया। मुझे याद है जब स्नेहा ने अपनी नई सफेद एसयूवी में घर चलाकर लाई थी, उसने कहा था कि एक बड़ा कमीशन चेक आखिरकार आया है। आर्यन उसके बगल में खड़ा था, खोखली गर्व के साथ मुस्कुराते हुए। अगली चार्ज की श्रृंखला 4 महीने पहले $12,000। एशपेन में सेंट रेजिस रिसॉर्ट, एयरलाइन टिकट, महंगे रेस्तरां के बिल। उन्होंने मुझे उस यात्रा से एक पोस्ट कार्ड भेजा था, एक बर्फ से ढकी पहाड़ी की तस्वीर। आपको याद किया पिताजी, यह एक कार्य सम्मेलन है, लेकिन हम इसका अधिकतम लाभ उठा रहे हैं, कार्ड में लिखा था। फिर छोटे, अधिक कपटी लेन देन की धारा आई। नियन मार्कस, लुई विटन, एक बुटीक से $5,000 की घड़ी, जिसे मैंने आर्यन की कलाई पर पहचाना। वे मेरे बिना भविष्य की योजना बना रहे थे। वे मेरे अतीत को सक्रिय रूप से लूट रहे थे, उस वित्तीय सुरक्षा को नष्ट कर रहे थे जिसे कली और मैंने अपने जीवन भर बनाया था, सब कुछ धन का एक दिखावा बनाने के लिए। मैं अब उनकी राह में सिर्फ एक बाधा नहीं था, मैं उनके झूठ में एक अनिच्छुक गुप्त निवेशक था। मैंने हर स्टेटमेंट, हर लेन देन रिकॉर्ड को सावधानीपूर्वक सहेजा। मैंने हर खरीद को हाईलाइट किया। मैंने अपने केस को ईंट से ईंट बनाकर तैयार किया, जब तक कि उनके धोखे की संरचना अमान्य न हो जाए। एक धोखाधड़ी का किला जिसमें मेरे नाम को कोने के पत्थर पर जाली बनाया गया था। फिर मैंने फोन उठाया और डेविड को फिर से कॉल किया। जब उसने जवाब दिया तो मैंने औपचारिकताओं में समय बर्बाद नहीं किया। डेविड, मैंने कहा,
मेरी आवाज एक ग्रेनाइट स्लैब की तरह सपाट और कठोर। यह हमारे सोचने से भी बदतर है। आपने क्या पाया, लियो? मैंने 6 महीने पहले $150,000 का हेलोक निकाला है, जिसमें एक जाली हस्ताक्षर है। मैं आपको दस्तावेज भेज रहा हूं। मेरे पास पूरा लेन देन इतिहास भी है। ऐसा लगता है कि मेरा बेटा और उसकी पत्नी मेरी संपत्ति पर बहुत अच्छे से जी रहे हैं। मैंने बात करते हुए उसे फाइलें ईमेल की। मैंने उसके अंत में नोटिफिकेशन की आवाज सुनी। उसके बाद एक लंबी चुप्पी। मैं उसे अपने ऑफिस में देख सकता था। उसकी आंखें दस्तावेजों को स्कैन कर रही थीं। पेशेवर शांति उसके चेहरे से गायब होती जा रही थी और एक वकील की राइटस गुस्से से बदल रही थी। मैंने एक तेज सांस लेते सुना। हे भगवान, लियो, उसने अंततः फुसफुसाया। उसकी आवाज में एक नई कड़ी गंभीरता थी। यह अब एक पारिवारिक विवाद नहीं है। यह अब अपमान का मामला नहीं है। यह बैंक धोखाधड़ी है, जालसाजी है। यह टेक्सास राज्य में एक क्लास ए अपराध है। हमारे पास सबूत हैं, लियो। हमारे पास ठोस सबूत हैं। मुझे पता है, मैंने कहा। यह अंत का खेल बदलता है, डेविड ने कहा। उसकी आवाज में तेजी और शक्ति आ गई। यह सिर्फ आपको वापस पाने का मामला नहीं है। अपने घर को सुरक्षित रखते हुए वहां से बाहर निकले। हमारे पास इस मामले की सूचना देने की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने आपके और बैंक के खिलाफ गंभीर अपराध किया है, डेविड फार्स ने उसे आश्वासन दिया। इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन पहले पहले उन्हें मेरे सामने आना होगा। डेविड ने थोड़ी देर सोचा। कल जिला अभियोजक का कार्यालय इस मामले को संभालेगा। हम सबूत सौंप सकते हैं। नहीं, मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। मेरी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। उन्होंने मेरे नाम का इस्तेमाल करके एक कहानी बनाई। मैं सच्चाई का उपयोग करके इसका अंत लिखूंगा। उन्होंने यह सब अंधेरे में फुसफुसाते हुए किया। मैं इसे अपने घर में अपने तरीके से उजागर करूंगा। मेरे मन में एक नया विचार आकार ले रहा था। एक ऐसा तरीका जिससे अंतिम हिसाब प्रस्तुत किया जा सके, ताकि वे अपने कार्यों का कठोर और ठोस परिणाम देख सकें, न कि अदालत में, बल्कि उसी बैठक में जहां उन्होंने अपने विश्वासघात की योजना बनाई थी। आप क्या सोच रहे हैं? डेविड ने पूछा, मेरी आवाज में बदलाव को भांपते हुए। मैं एक घरेलू फिल्म के बारे में सोच रहा हूं, मैंने कहा। एक प्रस्तुति? मुझे आपकी कानूनी मदद चाहिए। जिला अभियोजक के लिए एक पूरा रिपोर्ट तैयार करें। और मुझे आपसे एक और चीज चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप घर के लिए एक नकद खरीदार खोजें। एक त्वरित, साफ सुथरा बिक्री। संपत्ति को बेचना है। इसे सुरक्षित रखें। डेविड एक पल के लिए चुप रहा, योजना की बेशर्मी को समझते हुए। फिर मैंने उसकी आवाज में एक धीमे मुस्कान की आवाज सुनी। आप उन्हें सबूत खुद दिखाने जा रहे हैं, जबकि घर उनके नीचे से बेचा जा रहा है। एक ऑडिट को हमेशा प्रबंधन को अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने से पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए, मैंने कहा। यह पेशेवर शिष्टता है, डेविड ने कहा। उसकी आवाज में गहरे सम्मान का स्वर था। उन्हें नहीं पता किससे वे निपट रहे हैं? नहीं, मैंने कहा, कली की तस्वीर की ओर देखते हुए। उसकी मुस्कान उस जीवन की रोशनी थी जो हमने बनाया था, और उस विरासत की जिसे मैं अब बचाने वाला था। उन्हें नहीं पता, लेकिन वे जल्दी ही जान जाएंगे। क्रिसमस के बाद का सप्ताह शांत, सोची समझी निगरानी का सप्ताह था। घर अब त्योहार की कृत्रिम खुशियों से मुक्त अपनी प्राकृतिक स्थिति में लौट आया था। दीवारों के भीतर बढ़ती तनाव का मौन गवाह। आर्यन और स्नेहा एक नई ऊर्जा के साथ चल रहे थे, एक अशांत अधीरता जो उनके विनम्र सवालों और विनम्र इशारों की सतह के ठीक नीचे कांप रही थी। स्नेहा कॉफी टेबल पर पत्रिकाएं खुली छोड़ देती थीं, जिनमें से सभी में विशाल रसोई और अनंत पूल वाले प्राचीन न्यूनतम घर दिखाई दे रहे थे। आर्यन मुझसे दिन में दर्जनों बार पूछता, क्या मुझे दुकान से कुछ चाहिए? उसकी आवाज में एक कृत्रिम चिंता होती जो कभी उसकी आंखों तक नहीं पहुंचती। वे मुझे घेर रहे थे। मैं एक धैर्यवान बूढ़ा शेर था और वे गीदड़ थे। मेरे अंतिम कमजोरी के संकेत का इंतजार कर रहे थे। उन्हें लगता था कि मेरी चुप्पी कमजोरी है। उन्हें नहीं पता था कि यह हर गुजरते घंटे के साथ मेरी दृढ़ता को मजबूत कर रही है। उन्होंने मंगलवार की शाम को अपने कदम उठाने का निर्णय लिया।
हमने अभी एक शांत रात के खाने का सेवन किया था। खाने के बक्से अभी भी रसोई की काउंटर पर रखे हुए थे। मैं अपनी कुर्सी में बैठकर पढ़ रहा था जब वे आए। वे एकजुटता के साथ चलते थे। स्नेहा ने एक मोटा मनीला फोल्डर पकड़ा हुआ था जो कम से कम 1 इंच मोटा था, भारी बाइंडर क्लिप से बंधा हुआ। उसने इसे मेरी कुर्सी के पास की छोटी मेज पर रखा। इसकी आवाज कागज के हल्के सरसराहट की नहीं, बल्कि एक ठोस धड़कन की थी। यह एक बयान था, एक फोल्डर में छिपा हुआ अल्टीमेटम। आर्यन ने गला साफ किया। आवाज कमरे में असामान्य रूप से तेज थी। उसने एक डाइनिंग चेयर खींची और बैठ गया, अपने घुटनों पर अपने कोहनी रखकर एक ईमानदार गंभीरता की मुद्रा अपनाई जो उसने अपने बिक्री बैठकों में इस्तेमाल की थी। पिताजी, उसने शुरू किया। उसकी आंखें मेरे कंधे के ठीक ऊपर एक बिंदु पर टिकी हुई थीं। स्नेहा और मैंने बात की है और खैर, हम आपके बारे में चिंतित हैं। चिंतित किस बारे में बेटा? मैंने पूछा, मेरी किताब बंद करते हुए, लेकिन अपनी अंगुली पन्ने पर रखी। बस सब कुछ, उसने कहा, एक अस्पष्ट इशारा करते हुए। बिल, घर की देखभाल, आपके खाते, ये एक व्यक्ति के लिए संभालना बहुत है। हम आपकी मदद करना चाहते हैं। हम आपके कंधों से यह बोझ उठाना चाहते हैं। स्नेहा, हमेशा की तरह सोफे के हाथ पर झुककर उसकी मुस्कान में एक उपहास भरी गर्माहट थी। ये वास्तव में सिर्फ एक औपचारिकता है, कली, उसने कहा। उसकी आवाज शहद और जहर के मिश्रण की तरह। ये सक्रिय योजना के बारे में है। हमने एक वकील से कुछ मानक कागजात तैयार कराए हैं जो आर्यन को आपके वित्त का प्रबंधन करने में मदद करेंगे। ये बस इतना है कि आपको एक भी चीज के बारे में चिंता न करनी पड़े। हम अब से सभी नीरस बिल और कागजात संभालेंगे। मैंने मोटे कागज के ढेर पर देखा, एक औपचारिकता। जब तक वे बैठे भी नहीं थे, जैसे ही मैंने उन्हें हॉल से आते सुना, मैंने टेबल से अपना फोन उठा लिया। मैंने स्क्रीन को टेप किया, वॉयस मेमो एप्लीकेशन खोला और लाल रिकॉर्ड बटन दबाया। फिर मैंने इसे अपने पढ़ने के लैंप के पास रखा, एक मौन, बिना पलक झपकने वाला कान, हर शब्द को पकड़ने के लिए तैयार। खैर, मैंने कहा, मेरी आवाज थोड़ी भारी थी। यह आप दोनों के लिए बहुत विचारशील है। मैंने फोल्डर की ओर बढ़ते हुए अपना हाथ बढ़ाया। मैंने जानबूझकर थोड़ा हिचकिचाते हुए कागजों का ढेर उठाया, उनके वजन को ऐसा दिखाते हुए कि मानो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा हो। वाह, ये तो एक साधारण औपचारिकता के लिए बहुत सारा पेपर वर्क है। मैंने अपनी शर्ट की जेब में अपनी चश्मा ढूंढने में थोड़ा समय लिया, फिर धीरे धीरे उन्हें पहन लिया और एक नाटक करने लगा। मैंने कागजों को अपने चेहरे के करीब रखा, आंखें सिकोड़ कर देखा, फिर उन्हें बाहों की लंबाई पर पकड़ लिया। मैंने एक निराश साई छोड़ा। वाह, हर साल अक्षर छोटे होते जा रहे हैं, या शायद ये सिर्फ मेरी बूढ़ी आंखें हैं। मैंने चश्मा उतारा और थक कर नाक के पुल को रगड़ने लगा। आर्यन, मैं इन शीर्षक को मुश्किल से पढ़ पा रहा हूं। ये सब क्या है? आर्यन ने अपनी कुर्सी में थोड़ा हिलते हुए एक कार्य दिए जाने पर स्पष्ट रूप से राहत महसूस की। बिल्कुल पापा, पहला भाग सबसे महत्वपूर्ण है। यह एक स्थायी पावर ऑफ अटॉर्नी है। मैंने चश्मे के ऊपर से उसे देखकर भ्रम का नाटक किया। स्थायी जैसे अच्छे जूते? यह तो बहुत महत्वपूर्ण लगता है। इसका स्थायी का मतलब क्या है बेटा? मैंने अपनी आवाज को मासूमियत से भर दिया, एक आदमी की तरह जो सच में समझने की कोशिश कर रहा है। उसने मेरे फोन पर बात करने का बाइट लिया। उसकी आवाज साफ और आत्मविश्वास से भरी थी। इसका मतलब है कि यह तब भी प्रभावी रहेगा जब आप असमर्थ हो जाइए पापा। यह मुझे आपके पक्ष में वित्तीय निर्णय लेने की अनुमति देता है ताकि आपका हमेशा ख्याल रखा जा सके। समझ गया, मैंने धीरे धीरे सिर हिलाते हुए कहा। ख्याल रखा? और यह अगला भाग क्या है? यह तो और भी जटिल लग रहा है। मैंने दूसरे भाग की ओर इशारा किया। मेरी उंगली थोड़ी कांप रही थी। स्नेहा, यह देखकर कि आर्यन संघर्ष कर रहा है, सहजता से बीच में कूद गई। यह सिर्फ संपत्ति प्रबंधन के लिए कानूनी ढांचा है लियो। यह पावर ऑफ अटॉर्नी से जुड़ा है। इसमें संपत्ति और निवेश जैसी चीजें शामिल हैं। संपत्ति? मैंने अपनी आंखें चौड़ी करते हुए पूछा। आपका मतलब घर है? जी हां, घर आपका सबसे बड़ा संपत्ति है, उसने कहा।
उसकी मुस्कान कभी नहीं टूटी। यह सिर्फ यह सुनिश्चित करता है कि हम इसे आपके लिए सही तरीके से प्रबंधित कर सकें। मैंने उनके बीच झांका। मेरा चेहरा भ्रमित ध्यान का एक मुखौटा था। मैंने खामोशी को कुछ समय के लिए हवा में लटकने दिया, उनकी उत्सुकता को बढ़ने दिया। फिर मैंने वह सवाल पूछा जिसका पूरे प्रदर्शन की ओर इशारा था, सवाल जो या तो जाल को खोल देगा या मेरे खेल को उजागर करेगा। मैंने सीधे आर्यन की ओर देखा, फिर स्नेहा की ओर। मेरी आवाज एक साधारण थके हुए बूढ़े आदमी की थी जो एक जटिल अवधारणा को समझने की कोशिश कर रहा था। तो बस यह स्पष्ट करने के लिए कि एक बूढ़े आदमी के दिमाग के लिए, कृपया मुझे ठीक करें अगर मैं गलत हूं, अगर मैं आज रात यहां इन सभी कागजों पर हस्ताक्षर करता हूं तो इसका मतलब है कि आप दोनों, मैंने उनके बीच इशारा किया, घर और मेरी सारी धनराशि के पूर्ण प्रभारी होंगे। क्या यह सही है? आप, उदाहरण के लिए, घर को बेच सकेंगे अगर आपको लगे कि यह मेरे ख्याल के लिए सबसे अच्छा है। स्नेहा की आंखें चमक उठीं। उसने फिनिश लाइन देखी। उसे लगा कि मेरा सवाल आखिरकार समझने का संकेत है, अंततः अनिवार्यता को स्वीकार करना। बिल्कुल, लियो, उसने कहा। उसकी आवाज जीत के उत्साह से भरी थी। आपने सही समझा। यह हमें आपके ख्याल के लिए सबसे अच्छे निर्णय लेने की लचीलापन देता है। यह आपको सुरक्षित रखता है। आर्यन ने सहमति में सिर हिलाया। उसके चेहरे पर राहत की लहर थी। यही सब है पापा, यह आपको सुरक्षित रखता है। मैंने शीर्ष पृष्ठ पर हस्ताक्षर की रेखा की ओर देखा। एक पेन उसके पास रखा था जिसे स्नेहा ने वहां रखा था। मेरे दो दर्शक आगे झुक गए, इंतजार कर रहे थे। मेरे फोन पर रिकॉर्डिंग अब एक अमूल्य वस्तु बन गई थी। उनकी मंशा की एक टेप की गई स्वीकार्यता, उनके अपने शब्द उनके नियंत्रण को पूरी तरह से लेने की योजना की पुष्टि कर रहे थे। मैंने पेन उठाया। मैंने इसे रेखा के ऊपर रखा। मैंने उनके सामूहिक सांसों को थमते हुए महसूस किया। फिर धीरे धीरे मैंने पेन को फोल्डर के बगल में टेबल पर रखा, उस पर नहीं। मैंने एक लंबी नाटकीय साई छोड़ी। सब समझना मुश्किल है बच्चों, बहुत कुछ है। मेरी उम्र के आदमी के लिए इन बड़े निर्णयों को जल्दी नहीं लेना चाहिए। ये मेरे जीवन के सभी पन्ने हैं। मैंने उन्हें देखा। मेरी अभिव्यक्ति गहरे थकान की थी। मुझे इसे थोड़ी देर बैठने देना होगा, मुझे इस पर सोचने दो। कमरे में परिवर्तन तुरंत हुआ। हवा, जो पहले शिकारी की अपेक्षा से भरी थी, अब एक छुपी हुई निराशा से भरी हुई थी। स्नेहा की मुस्कान किनारों पर तंग हो गई, उसकी परिपूर्ण फसाद में एक छोटी सी दरार। आर्यन बस नीचे फर्श की ओर देख रहा था, अपनी निराशा को छिपाने में असमर्थ। बिल्कुल पापा, उसने बुदबुदाते हुए कहा, अपना समय लो। मैं लूंगा, मैंने कहा, कागजों के ढेर को ऐसे सहलाते हुए जैसे यह एक सो रहे जानवर हो। मैं इन्हें यहीं रखूंगा और सुबह जब मेरी आंखें ताजा होंगी तब इन्हें फिर से पढ़ने की कोशिश करूंगा। हम कुछ दिनों में फिर बात कर सकते हैं। वे उठ खड़े हुए। बैठक को स्पष्ट रूप से मेरे द्वारा समाप्त किया गया, जो सबसे कमजोर सदस्य था। वे चले गए और जैसे ही उन्हें लगा कि वे सुनाई नहीं दे रहे हैं, मैंने स्नेहा को आर्यन पर चिल्लाते सुना, यह क्या था? वह तो वहां था। बस उसे कुछ दिन दो। स्नेहा, आर्यन ने वापस फुसफुसाया, वह बूढ़ा है, वह बस डरा हुआ है, वह हस्ताक्षर करेगा। मैंने उनकी कदमों की आवाज को सीढ़ियों पर सुना। मैं वहां शांति से बैठा रहा, टेबल पर फोल्डर के साथ। मेरे बगल में एक टिकिंग बॉम्ब की तरह था। मैंने अपने फोन पर रिकॉर्डिंग को शांति से बंद कर दिया। उन्हें लगा कि वे रात के लिए असफल हो गए हैं। उन्हें अंदाजा नहीं था कि उन्होंने मेरी योजना का सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा मुझे दे दिया है। वे समझते थे कि मैं एक भ्रमित बूढ़ा आदमी हूं जिसे सोचने के लिए समय चाहिए। सच्चाई यह थी कि मैं एक फॉरेंसिक अकाउंटेंट था जिसने सफलतापूर्वक अपना बयान दिया था और मेरे पास सभी सबूत थे जो मुझे चाहिए थे। इसके बाद के दिन दोहरी जिंदगी जीने का अनुभव थे। मैं एक ही छत के नीचे दो जीवन जी रहा था। शाम और सुबह के समय मैं कली, शांत और धीमे चलने वाला पिता था, जिसे मेरा बेटा आर्यन और उसकी पत्नी स्नेहा एक प्राचीन वस्तु की तरह देखते थे।
मैं अपने आरामदायक कुर्सी पर बैठता, किताबें पढ़ता और उनके खोखले सवालों का थके हुए सरल जवाब देता। मैं उनकी लिखी भूमिका निभा रहा था और उनकी अहंकार में वे मेरे प्रदर्शन पर विश्वास कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हर सुबह उनकी कार की आवाज गली में खो जाती, घर बदल जाता। शांत लिविंग रूम मेरा कमांड सेंटर बन जाता। थका हुआ बूढ़ा आदमी पीछे हट जाता और फॉरेंसिक अकाउंटेंट सामने आता। मैं एक नए उद्देश्य के साथ चलने लगता, एक शांत ऊर्जा जो उनके छोड़े गए खाली स्थानों को भर देती थी। मेरा मन, जिसे उन्होंने उम्र के साथ धुंधला समझा, गणनाओं, रणनीतियों और समय की हलचल में था। पहला कदम एक गुरुवार को हुआ। सुबह ठीक 10 बजे एक साधारण सेडान मेरी ड्राइववे में आई। यह एक ऐसी चमकीली कार नहीं थी जो पड़ोसी का ध्यान खींचे। डेविड चेन बाहर निकला, लेकिन वह अकेला नहीं था। उसके साथ एक 50 के दशक में एक आदमी था जिसका नाम श्री हर्ष था। वह नकद खरीदार था। डेविड ने एक पेशेवर रियल एस्टेट निवेशक को ढूंढा था जो गोपनीय बाजार से बाहर के लेन देन में विशेषज्ञता रखता था। उन्होंने घर को ऐसे नहीं देखा जैसे कोई संभावित गृहस्वामी देखता है। वह इसे एक डॉक्टर की तरह देख रहा था जो एक मरीज की जांच करता है। हमने घर की बाहरी खूबसूरती पर ध्यान नहीं दिया। मैंने उन्हें अंदर ले जाकर श्री हर्ष ने अपनी जांच को शांति और तेजी से किया। उन्होंने कली के जंगली फूलों के वॉलपेपर या रसोई की अलमारियों के रंग पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने लिविंग रूम की एक दीवार पर हाथ फिराया, यह जांचने के लिए कि इसकी संरचना कितनी मजबूत है। उन्होंने बेसमेंट में 5 मिनट बिताए, नींव और पाइपलाइन की जांच की। वह यादों या सपनों को नहीं खरीद रहे थे, वह एक संपत्ति खरीद रहे थे, लकड़ी, पत्थर और तांबे की तारों का संग्रह। उनकी चिकित्सीय दृष्टिकोण एक अजीब सुकून था। वह घर की आत्मा से अलग थे, जो मुझे बिल्कुल चाहिए था। वह सर्जन थे जो आवश्यक कटौती कर सकते थे। जब वह अपने दौरे को खत्म करने वाले थे तो उन्होंने मास्टर बेडरूम के दरवाजे पर रुककर मुझसे पूछा, आप यहां कब से रह रहे हैं? उनकी आवाज में दया थी। मैंने उत्तर दिया, मेरे पूरे जीवन से। ये शब्द मेरे लिए पूरी तरह से सही थे और ऐसा लगा जैसे मैं एक किताब का सारांश दे रहा हूं जिसे मैं बंद करने वाला था। उन्होंने एक बार सिर हिलाया, जो एक पेशेवर सम्मान का इशारा था। जब वह लिविंग रूम से बाहर जा रहे थे, उन्होंने डेविड की ओर मुड़कर अपनी कीमत बताई। यह एक उचित नकद प्रस्ताव था जो बाजार मूल्य से थोड़ा नीचे था, केवल 2 हफ्तों में समापन के लिए। कोई जांच नहीं, कोई शर्तें नहीं, एक साफ और तेज लेन देन। मेरे ग्राहक ने स्वीकार किया, डेविड ने कहा, उनका हाथ मिलाते हुए। और बस ऐसे ही 47 वर्षों का इतिहास एक भविष्य के अनुबंध पर एक संख्या में संकुचित हो गया। मेरी मशीन का पहला बड़ा गियर घूम गया। उस दोपहर जब डेविड और श्रीहर्ष चले गए, मैंने अपने काम का सबसे कठिन हिस्सा शुरू किया। मैं अटारी में गया और मजबूत खाली बक्सों का एक सेट नीचे लाया। काम जीवन को पैक करने का नहीं था, बल्कि इसे संक्षिप्त करने का था। मैं नहीं जा रहा था, मैं सार निकाल रहा था। मैंने फर्नीचर को उसकी जगह पर ही रखा। भोजन की मेज जहां हमने दशकों तक थैंक्स गिविंग डिनर आयोजित किए, सोफा जहां मैंने आर्यन को पढ़ना सिखाया, वे अब केवल वस्तुएं थीं, एक नाटक के प्रॉप्स जिसका प्रदर्शन खत्म हो चुका था। इसके बजाय मैंने उन चीजों को पैक किया जो आर्थिक मूल्य नहीं रखती थीं, लेकिन मेरे लिए अनमोल थीं। मैंने कली और मेरे बड़े फ्रेम वाले चित्र को सावधानी से उतारा और उसे एक मुलायम कंबल में लपेटा। मैं उसकी अलमारी में गया, जिसमें अब भी उसकी खुशबू थी, और उसके पुराने रेसिपी बॉक्स को निकाला। मैंने उस पर खींची हुई इंडेक्स कार्ड पर अपनी अंगुली चलाई, जिसमें उसके हस्तलेखन में पॉट रोस्ट और एप्पल पाई के लिए सामग्री विवरण थीं। मैंने अपने पिता की पुरानी घड़ी को पैक किया, जिसका चेहरा उम्र के साथ पीला पड़ गया था। मैंने उन एल्बमों को इकट्ठा किया जिनमें आर्यन की बचपन की धुंधली तस्वीरें थीं। मैंने भौतिक प्रमाण पैक किया कि वह आदमी, जो अब मुझे बोझ समझता था, कभी एक लड़का था जिसने मुझे अपनी पूरी दुनिया माना। मैंने पूरे दोपहर काम किया। घर में सन्नाटा था, केवल पैकिंग पेपर की खड़क और अपनी सांसों की हल्की गूंज सुनाई दे रही थी। यह दुहक और मुक्ति की एक विधिपूर्ण प्रक्रिया थी।
प्रत्येक वस्तु को एक बॉक्स में रखते समय मैं एक चुनाव कर रहा था। मैं तय कर रहा था कि क्या बचाना है, और ऐसा करते हुए मुझे एक अजीब हल्का महसूस हुआ। उन्हें लकड़ी और कीलें मिल सकती थीं। उन्हें वह जगह और वह आधुनिक रसोई मिल सकती थी जिसकी उन्होंने हमेशा कल्पना की थी, लेकिन वे इन चीजों को छू नहीं सकते थे। वे किसी याद को पैक नहीं कर सकते थे या किसी भूत पर अपना अधिकार नहीं जमा सकते थे। मेरे मन में मैंने कली से बात की, मुझे इस घर को छोड़ना होगा मेरे प्रिय। मैंने सोचा जब मैंने अंतिम बॉक्स को सील किया। अब यह सिर्फ एक खाली खोल है। हम अपने साथ सबसे अच्छे हिस्से पहले ही ले जा चुके थे। उस शाम मेरा ध्यान भावनात्मक से व्यावहारिक कार्य की ओर लौट गया। मैं अपने डेस्क पर बैठा एक सुरक्षित वीडियो कॉल मुझे डेविड के साथ जोड़ रहा था, जो अपने शहर के कार्यालय में था। मेरी स्क्रीन पर वह हर तरह से एक तेज और केंद्रित वकील की तरह दिख रहा था। उसकी स्क्रीन पर मैं एक शांत रिटायर अकाउंटेंट की तरह नजर आ रहा था। हम साथ में एक मजबूत टीम थे। हमने सबूतों के पैकेज की अंतिम समीक्षा की, जो 1 हफ्ते की गुप्त मेहनत का परिणाम था। अच्छा लियो, डेविड ने कहा, अपनी स्क्रीन मेरे साथ साझा करते हुए, आओ इसे एक बार फिर से देख लें। मैंने देखा कि फाइल बहुत ही व्यवस्थित थी। वहां हेलीलॉक आवेदन की स्कैन की गई कॉपी थी, जिसमें जाली हस्ताक्षर गहरे डिजिटल लाल रंग में हाईलाइट किया गया था। उसके बगल में मेरे फोन से एक ऑडियो फाइल थी, जिसकी तरंग उनके झूठों का दृश्य प्रतिनिधित्व था। इसके पास ही बातचीत का पूरा नोटरीकृत ट्रांसक्रिप्ट था, और अंततः वहां एक स्प्रेडशीट थी। मैंने एक तिर्यक रंग कोडित खाता बनाया था, जो प्रत्येक डॉलर को ट्रैक कर रहा था जो उन्होंने चुराया था। खरीदारी की तारीखों को उनके सोशल मीडिया पोस्ट के साथ क्रॉस रेफरेंस करता था। यह एक किला है, डेविड ने कहा। उसकी आवाज गंभीर लेकिन संतुष्ट थी। कोई छिद्र नहीं है। आपका लिखा हुआ शपथ पत्र विस्तृत और आकर्षक है। जैसे ही मैं इसे जिला अटॉर्नी के कार्यालय में जमा करूंगा, पहिए घूमना शुरू कर देंगे। एक जांचकर्ता नियुक्त किया जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप इसके लिए तैयार रहें। इससे पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, मैंने कहा। मेरी आवाज स्थिर थी। कुछ पहिए घूमने की जरूरत है, कुछ चीजें टूटने की जरूरत है ताकि उन्हें ठीक किया जा सके। जब हम साइन ऑफ करने वाले थे, तभी मेरी स्क्रीन के कोने में एक नोटिफिकेशन आया। यह डेविड के पैरालीगल से एक ईमेल था। विषय पंक्ति में एक ही शक्तिशाली शब्द था, अमल में लाया गया। डेविड ने भी इसे देखा। यही है लियो, उसने चुपचाप कहा। खरीदार ने साइन कर दिया है। मैं इसे आपके डिजिटल सिग्नेचर के लिए भेज रहा हूं। एक पल बाद अनुबंध सामने आया। मैंने अंतिम पृष्ठ पर स्क्रॉल किया और एक स्थिर हाथ से सिग्नेचर लाइन पर क्लिक किया। मैंने अपना नाम, अपना असली नाम लिखा और कंफर्म पर क्लिक किया। स्क्रीन पर एक छोटा बॉक्स आया। बधाई हो, आपने दस्तावेज पर साइन कर दिया है। मैंने उन शब्दों को लंबे समय तक देखा। डेविड की आवाज स्पीकर से आई, मुझे वापस खींचते हुए। यह हो गया, उसने कहा। समापन अगले शुक्रवार से 2 हफ्ते बाद है। धन एक नए खाते में ट्रांसफर किया जाएगा जिसे हमने सेटअप किया है। ऐसा खाता जिसे वे जानते नहीं हैं। और बेच दिया का साइन यह आज दोपहर मेरे कार्यालय में पहुंचा है। इसे कब स्थापित करना है, यह आपके आदेश पर होगा। मैंने धीरे धीरे सिर हिलाया। अंतिम टुकड़े स्थान पर लॉक हो गए थे। मेरे अतीत की बिक्री अब कानूनी रूप से बाध्य थी। उनके भविष्य के लिए सबूत देने के लिए तैयार थे। अब मैं अपने ही घर में एक भूत था, एक चुप दर्शक जो दिनों की गिनती कर रहा था। घर में दबाव अपने टूटने के बिंदु पर पहुंचने वाला था और मैं यह तय करने वाला था कि कब और कैसे यह अंततः फटेगा। 1 साल झूठ में जीने के लिए एक लंबा समय है। यह 365 दिन इस भूमिका में बैठने के हैं कि एक डिनर टेबल पर लोग आपकी अनुपस्थिति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और जब आप उन्हें नमक देते हैं तो मुस्कुराते हैं। यह 52 हफ्ते है जब वे और अधिक अधीर होते जाते हैं। उनकी विनम्र फसाद अपनी लालच के बोझ के नीचे टूटने लगती है। मैंने अपने आर्म चेयर से मौसम बदलते देखा और हर महीने उनके आंखों में बढ़ती हुई निराशा को देखा।
वे समझते थे कि उनके कागजों पर साइन करने से मेरा इनकार एक विफल मानसिकता का संकेत है। उन्होंने मेरी धैर्य को मूर्खता समझा। उन्हें यह नहीं पता था कि मेरा मन पहले से कहीं अधिक तेज था और मेरा धैर्य कमजोरी नहीं, बल्कि एक ऐसा हथियार था जो एक तेज धार पर तैयार था, सही क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। वह क्षण दिवाली की सुबह थी, ठीक 1 साल बाद, जब मैं अपने घर में एक भूत बन गया था। दृश्य लगभग समान था। वही ठंडी, सुरुचिपूर्ण सजावट, वही मजबूर मुस्कानें। हम डिनर टेबल पर बैठे थे। स्टोर से खरीदे गए नाश्ते के बाद हमारे बीच एक छोटा सा उदास उपहारों का ढेर था। उन्होंने मुझे एक और स्वेटर दिया। यह एक साधारण बेज रंग का था और एक पत्रिका की सदस्यता जो मैं कभी नहीं पढ़ने वाला था। ये थे अजनबियों के उपहार जो प्रेम नहीं बल्कि दायित्व से दिए गए थे। आखिरी उपहार खोले जाने के बाद कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया। यही था, मुझे इसका एहसास हुआ। स्नेहा ने अपनी कॉफी की प्याली टेबल पर हल्के से रखी। उसने अपनी ड्रेस को समेटा, गहरी सांस ली और मेरी ओर मुड़ी। उसके चेहरे पर प्रेमी चिंता का मुखौटा था। लियो, उसने शुरू किया। उसकी आवाज में एक मिठास थी जो चीनी से भी अधिक चिपचिपी थी। आर्यन, और मेरे पास एक शानदार खबर है। हमने बहुत रिसर्च की है और हमें पता चला है आपके लिए सबसे अद्भुत जगह है। यह शहर के उत्तर में एक जीवंत वरिष्ठ जीवन समुदाय है। यहां स्वास्थ्य देखभाल का पूरा व्यवस्था है, सामाजिक गतिविधियां हैं और वो सब कुछ जो आपको चाहिए। हमें लगता है कि आप यहां सच में खुशहाल रह पाएंगे। आर्यन ने हां में सिर हिलाया। उसकी नजरें कालीन पर थीं। यह सच में एक बेहतरीन जगह है पापा। हम वहां गए थे। हमें लगता है कि आपको यह पसंद आएगा। उन्होंने आखिरकार यह कह दिया। उन शब्दों को जो उन्होंने 1 साल पहले अंधेरे में फुसफुसाया था, अब सुबह की रोशनी में एक उपहार के रूप में मेरे सामने पेश किया जा रहा था। मेरे अपने जीवन से बाहर निकलने का अंतिम प्यार भरा धक्का। मैंने स्नेहा की शिकारी मुस्कान से आर्यन के अवसादित, अपराध बोध से भरे चेहरे की ओर देखा और मैं मुस्कुराया। ये कोई दुख या रेजिग्नेशन की मुस्कान नहीं थी। ये एक शांत, सुकून भरी मुस्कान थी। उस प्रकार की मुस्कान जो एक व्यक्ति के पास होती है जब उसके पास सभी जीतने वाले पत्ते होते हैं। वे दोनों एक पल के लिए चौंके, मेरी शांत प्रतिक्रिया से भ्रमित। ठीक है, मैंने कहा। मेरी आवाज तनावपूर्ण चुप्पी में आश्चर्यजनक रूप से मजबूत और स्पष्ट थी। यह बहुत विस्तृत लगता है, लेकिन कहीं जाने से पहले मैं आप सभी के साथ कुछ साझा करना चाहता हूं। एक छोटी सी परंपरा मैं शुरू करना चाहता हूं। मैंने एक विशेष घर का वीडियो तैयार किया है। पिछले 1 साल की एक झलक। मैंने अपने बगल में मेज पर रखी टीवी रिमोट की ओर हाथ बढ़ाया। स्नेहा ने आर्यन को शुद्ध अनॉयंस की नजर दी। एक घर का वीडियो। बूढ़ा आदमी उन्हें अपनी यादों से बोर करना चाहता था। आर्यन ने बस कंधे उचका दिए। उसकी आंखों में राहत की एक झलक थी। बिल्कुल पापा, उसने कहा। हमें इसे देखना अच्छा लगेगा। मैंने रिमोट को बड़े काले स्क्रीन की ओर इशारा किया। अच्छा, मैंने कहा। अतीत को याद रखना महत्वपूर्ण है। मैंने पावर बटन दबाया। 65 इंच की स्क्रीन जगमगाई, लेकिन वहां कोई धुंधला घर का वीडियो नहीं आया। कोई मुस्कुराती हुई परिवार, कोई जन्मदिन की पार्टियां, कोई छुट्टियां नहीं। स्क्रीन पर एक साफ, स्पष्ट, पेशेवर प्रस्तुति थी, जैसा कि आप कोर्ट रूम या कॉरपोरेट बोर्डरूम में देखते हैं। बैकग्राउंड एक साधारण क्लिनिकल सफेद था। फॉन्ट साधारण, बोल्ड काला था। पहला चित्र जो आया वह सरल और विनाशकारी था। स्क्रीन के बाएं तरफ मेरे पासपोर्ट से लिए गए मेरे हस्ताक्षर का उच्च रिजोल्यूशन स्कैन था। एल का थकावट भरा लूप, टी का आत्मविश्वास से भरा क्रॉस। दाएं तरफ बैंक के हेलो का आवेदन से हस्ताक्षर था, एक परफेक्ट स्टेराइल नकल। एक लाल वृत्त ने सूक्ष्म भिन्नताओं को उजागर किया जो एक विशेषज्ञ या उस आदमी ने जो 72 वर्षों से नाम लिखता आ रहा था तुरंत देख सकता था। और दोनों चित्रों के बीच बोल्ड लाल अक्षरों में 2 इंच की ऊंचाई में एक शब्द था, झाली। कमरे में चुप्पी पूरी थी। ऐसा लगता था जैसे हवा खुद ठहर गई हो। मैंने उनकी ओर नहीं देखा। मेरी नजरें स्क्रीन पर थीं। फिर स्लाइड बदल गई।
अगला चित्र एक साफ ठंडी स्प्रेडशीट थी। शीर्षक पढ़ा, धन वितरण हेलोक खाता, समाप्ति में 4 सेंट्स ऑफ पाइवट। इसके नीचे खर्चों की एक विस्तृत सूची थी। 45 $0 की एक लाइन आइटम BMW ऑफ नॉर्थ मुंबई के लिए, 12 का चार्ज सेंट रेजिस एस्केन, नाइमैन मार्कस, गुची, रोलेक्स से छोटे लेकिन समान रूप से निंदनीय खर्चों की एक श्रृंखला। यह उनके गुप्त जीवन का एक संपूर्ण वित्तीय डायरी थी, उनके लालच का एक स्मारक, जो मेरे और मेरी पत्नी के द्वारा अपने हाथों से बनाए गए घर की संपत्ति से चुकाए गए थे। मैं उनके नजरें स्क्रीन पर महसूस कर सकता था। मैं उनके सांसों में धीरे धीरे बढ़ती हुई भय की हल्की खिसकने की आवाज सुन सकता था। अंतिम स्लाइड सबसे शक्तिशाली थी। स्क्रीन एक पल के लिए काली हो गई और फिर एक साधारण धड़कती हुई ऑडियो वेवफॉर्म केंद्र में दिखाई दी, जैसा कि आप एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में देखते हैं। एक शीर्षक उसके ऊपर आया, 4 जनवरी को रिकॉर्ड किया गया, स्थान यह कमरा। और फिर उनके अपने स्वर ने उस स्थान को भर दिया, सुबह की रोशनी की तरह साफ और निर्विवाद। यह वह रिकॉर्डिंग थी जो मैंने तब बनाई थी जब उन्होंने मुझे अपने कागजात प्रस्तुत किए थे। पहले स्नेहा की आवाज आई, तीखी और घमंडी मिठास में। बिल्कुल, लियो, आप इसे समझ गए हैं। यह हमें आपके देखभाल के लिए सबसे अच्छे निर्णय लेने की लचीलापन देता है। यह आपकी रक्षा करता है। फिर आर्यन की कमजोर खोखली गूंज आई, बस यही है पापा, यह आपकी रक्षा करता है। रक्षा शब्द हवा में लटका। उस मृत चुप्पी में एक अश्लील गूंज। ऑडियो फाइल खेलना बंद हो गई, लेकिन वेवफॉर्म स्क्रीन पर बनी रही, एक मूक आरोप। मैंने अंततः उनकी ओर देखा। परिवर्तन भयावह था। स्नेहा के चेहरे से रंग पूरी तरह उड़ गया था। उसकी महंगी मेकअप एक संगमरमर की मूर्ति पर लगे पेंट जैसे लग रहा था। उसका जबड़ा ढीला था। उसकी आंखें इतनी चौड़ी थीं कि जैसे उसने अपनी सांस खो दी हो। आर्यन शारीरिक रूप से गिर गया था। वह सोफे की गद्दियों में धंस गया था। उसके हाथ उसके चेहरे को ढक रहे थे। उसका शरीर गहरी चुप्पी में थरथरा रहा था। स्नेहा ने सबसे पहले बोला। उसकी आवाज एक सख्त दयनीय फुसफुसाहट में। क्या? ये क्या है लियो? ये क्या है? क्या ये किसी प्रकार का मजाक है? मैंने उसे देखा। मेरा चेहरा शांत था। मेरा दिल एक धीमी, स्थिर धड़कन में धड़क रहा था। मैंने उसे कोई गुस्सा नहीं दिया। मैंने उसे कोई क्रोध नहीं दिया। मैंने उसे केवल वो ठंडी, कठोर सच्चाई दी जिसे उसने इतनी मेहनत से छिपाने की कोशिश की थी। बंद कर दो। मजाक ये था। मैंने अपनी आवाज को पूरी तरह नियंत्रित करते हुए कहा कि तुमने मुझे मूर्ख समझा। तुमने सोचा कि मैं एक फर्नीचर का टुकड़ा हूं जिसे तुम हटाकर रख सकते हो। तुम भूल गए कि मैंने 40 सालों तक क्या किया। मैंने रिमोट दबाया और स्क्रीन काली हो गई। शो खत्म हो गया। सबूत पेश कर दिए गए थे और कमरे की चुप्पी में मैं सुन सकता था कि उनके झूठ का संसार, जो उन्होंने सावधानी से बनाया था, लाखों इररिपरेबल टुकड़ों में टूट रहा था। मेरे प्रस्तुतिकरण के बाद जो चुप्पी थी, वह एक भौतिक चीज थी, एक भारी दम घुटने वाली चादर जिसने हर आवाज को ढक लिया। यह एक साधारण लेकिन उस पल में भयानक आवाज से टूटी। दरवाजे की घंटी की तेज, खुशमिजाज आवाज इस तनाव को जैसे एक चाकू ने काट दिया। आर्यन और स्नेहा दोनों चौंक गए, जैसे उन्हें किसी ने मारा हो। उनके सिर दरवाजे की ओर मुड़ गए। उनकी आंखें बाहर की दुनिया के नए प्राइमल डर से चौड़ी हो गईं, एक वास्तविकता जिसे वे अब नियंत्रित नहीं कर सकते थे। दूसरी ओर मुझे एक गहरी शांति का एहसास हुआ। सब कुछ ठीक उसी समय पर चल रहा था। मैंने रिमोट को कॉफी टेबल पर रखा, जो बिना छुए हुआ दिवाली के मीठे चाट के प्लेट के पास था। यह मेरे लिए है, मैंने धीरे से कहा। मैं खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर बढ़ा। मेरे कदम स्थिर और बिना जल्दी के थे। मेरे पीछे मैंने आर्यन से एक घुटी हुई आह सुनी। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने दरवाजा खोला और हैंडल घुमाया। चमकीली सुबह की रोशनी अंदर आई, मेरे पोर्च पर खड़े 3 आकृतियों का साया बनाकर। 2 लोग मुंबई पुलिस के नीले यूनिफॉर्म में थे। तीसरा था दाविद चेन, जिसका चेहरा पत्थर की तरह कठोर और बिना भाव का था। दाविद ने मुझसे परे देखा। उसकी आंखें मेरे बेटे और बहू पर जमी थीं, जो अब भय से भरी हुई थीं।
उसकी आवाज ठंडी और पेशेवर थी, जिसमें कानून का भारी वजन था। आर्यन पेत्रोव, स्नेहा पेत्रोव, उसने पूछा। हालांकि यह एक प्रश्न नहीं था। मेरा नाम दाविद चेन है। ये अधिकारी मिलर और डेविस हैं। उनके पास आपके लिए कुछ सवाल हैं, बैंक धोखाधड़ी और वित्तीय बुजुर्गों के दुरुपयोग के आरोपों के बारे में। ये शब्द कमरे में गूंज गए। स्नेहा ने एक कच्ची गहरी चीख निकाली, जो शुद्ध पशु गुस्से और इनकार का स्वर था। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। यह हमारा घर है। आर्यन बस ढह गया, पूरी तरह से सोफे में गिरकर। उसके शरीर में आवाज उठाते हुए रोने की आवाज थी। एक आदमी पूरी तरह से टूट चुका था। अधिकारी अंदर आए, शांत और अधिकारपूर्ण, और अपनी प्रक्रिया शुरू की। उनकी दुनिया ढह गई थी। मेरा काम यहां खत्म हो गया। मैंने दृश्य से मुंह मोड़ लिया, उनके विकल्पों के मलबे से दूर होकर, और अपने बेडरूम की ओर संक्षिप्त गलियारे में चल पड़ा। मैंने दरवाजा खोला, उस छोटे से सूटकेस को उठाया जिसे मैंने हफ्तों पहले पैक किया था, और फिर बाहर निकल आया। मैंने लिविंग रूम को बिना देखे पार किया। मैंने पुलिस अधिकारियों के बगल से, दाविद के पास से, जिसने मुझे एक सूक्ष्म सम्मानजनक नजर दी, और मेरे बेटे के ध्वस्त मलबे के पास से गुजरा। मैंने फ्रंट डोर से बाहर कदम रखा। क्रिसमस सुबह की ठंडी ताजी हवा में। बाहर की दुनिया शांत थी। एक पड़ोसी अपने कुत्ते को टहलाने ले जा रहा था। क्रिसमस की लाइटें सड़क के पार खुशी से चमक रही थीं। मैंने फैमिलियर पत्थर के रास्ते पर चलना शुरू किया, जिसे कली और मैंने अपने हाथों से कई साल पहले बिछाया था। मैंने जल्दी नहीं की, मैंने पीछे नहीं देखा। मेरी नजर आगे की ओर सड़क पर गई और सामने के लॉन पर अटक गई। वहां हरे घास में मजबूती से लगा हुआ था एक संकेत। इसका बैकग्राउंड एक बोल्ड लाल था, और उस पर सफेद अक्षरों में एक शब्द था, बेचा गया। मैं चलता रहा, घर और उसके अंदर की जिंदगी को पीछे छोड़ते हुए। उन्होंने मुझे बाहर निकालने की कोशिश की थी। इसके बजाय मैंने जाने का विकल्प चुना, लेकिन अपने शर्तों पर, अपनी गरिमा को बनाए रखते हुए और अपने भविष्य को अपने हाथ में लेकर। वे न्याय का सामना करने के लिए छोड़ दिए गए थे, जिसे उन्होंने अर्जित किया था। मैं एक शांत, शांतिपूर्ण जीवन की ओर बढ़ रहा था, जिसे वे कभी छू नहीं सकते थे। स्क्रीन काली हो जाती है। ये कहानी एक शक्तिशाली याद दिलाती है कि गरिमा ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बड़े होकर छोड़ देते हैं। यह ऐसी चीज है जिसे आप किसी भी उम्र में बचाते हैं। असली ताकत शायद ही कभी तेज होती है। यह उस व्यक्ति की चुप्पी में धैर्य में पाई जाती है, जो देखता है, तथ्यों को इकट्ठा करता है और सटीकता से कार्य करता है। यह हमें सिखाता है कि जो लोग कमजोर या चुप लगते हैं, उन्हें कम समझना एक खतरनाक गलती है। उनकी चुप्पी खालीपन नहीं है। यह वह जगह है जहां एक योजना जड़ पकड़ती है। न्याय प्रतिशोध के बारे में नहीं है। यह निर्विवाद सत्य को प्रस्तुत करने और उस मलबे से शांतिपूर्वक दूर जाने के बारे में है, जिसे आपने नहीं बनाया। लियो के न्याय के तरीके पर अपने विचार नीचे टिप्पणियों में साझा करें, और उन कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें जहां चुप रहने वालों को अंततः अपनी बात कहने का मौका मिलता है।